संभववाद के बारे में। ये संभववाद विचारधारा है और इस विचारधारा ये हर कंपटीशन लेवल से ज़रूरी है, क्योंकि हर एक कंपटीशन, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे यूजीसी नेट हो, चाहे हमारा जो है यूपीएससी आरपीएससी हो, जहाँ ज्योग्राफी शब्द आता है वहाँ पर हर टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाता है और इस हर टॉपिक में कुछ चीज़ें ही इम्पोर्टेंट होती हैं। हर टॉपिक में पूरी जो टॉपिक होता है वो इम्पोर्टेंट नहीं होता। तो उस आधार पर मैंने ये आज वीडियो बना रही हूँ संभववाद के ऊपर। ठीक है, अब संभववाद क्या है? अगर संभववाद को हम सिंपल समझें तो क्या है ये? पॉसिबल। ठीक है, अब पॉसिबल शब्द क्यों आया इसके लिए? क्योंकि जैसे जैसे प्रकृति पर मानव का नियंत्रण हुआ और मानव अपने आप को सर्वशक्तिमान मानने लगा, तो इस विचारधारा का उदय हुआ और यह विचारधारा मुख्य रूप से इस चीज़ पर थी कि प्रकृति को हम जैसे चाहे वैसे अपनी छांट के अकॉर्डिंग प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, संभववाद सिंपल क्या है? मानव बुद्धिमान है, मानव इसका अपने हिसाब से प्रयोग कर सकता है। ठीक है, अब इस शब्द का प्रयोग जो है, संभववाद जो शब्द दिया था वो सबसे पहले दिया था फैब्रे ने। जो संभववाद शब्द दिया था वो दिया था फैब्रे ने। फैब्रे ने सबसे पहले कहा था कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो उस संभववाद शब्द का प्रयोग किया था ज्योग्राफी ऑफ इंट्रोडक्शन हिस्ट्री में। इन्होंने अब इस शब्द का जो प्रयोग किया था ज्योग्राफी ऑफ इंट्रोडक्शन इन हिस्ट्री, इसमें इस बुक में उन्होंने जो है अपने विचार रखे थे संभववाद के बारे में। ठीक है, इसके बाद में इस शब्द की जो व्याख्या की थी वो की थी ब्लास ने। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, संभववादी विचारधारा को क्या बोलते हैं? फ्रांसीसी विचारधारा या फ्रांसीसी स्कूली विचारधारा भी बोलते हैं। कंपटीशन में डाउट करने के लिए क्या करते हैं कि वो फ्रांसीसी ना लिखकर जर्मन स्कूली विचारधारा, फ्रांसीसी स्कूली विचारधारा इस तरह से डाल देते हैं। तो वो अपनी ध्यान रखना कि शब्द फ्रांसीसी है तो क्या है? वो संभववाद ही होगा। ठीक है, और उन्होंने अपनी पुस्तक में यह व्याख्या की थी, किसने? ब्लास ने। ब्लास की जो बुक थी वो थी मानव भूगोल के सिद्धांत। उन्होंने अपनी इस पुस्तक में मानव भूगोल के सिद्धांत में संभववाद के बारे में व्याख्या की थी और यह स्पष्ट किया था कि संभववाद है क्या। ठीक है, अब इस विचारधारा का विकास कब हुआ? निश्चयवादी विचारधारा का विकास हुआ था 19वीं शताब्दी में। निश्चयवादी विचारधारा कब आई थी? 18वीं शताब्दी में, और विकास 19वीं शताब्दी में हुआ था। तो संभववादी विचारधारा का जो विकास हुआ था वो निश्चयवादी विचारधारा के बाद हुआ था, यानी कि 20वीं शताब्दी में। ठीक है, अब 20वीं शताब्दी में संभववाद का आरंभ हुआ और उस समय पर पॉसिबिलिटी जी के बारे में जो है बातें हुई ही, और ये कहा गया प्रकृति वातावरण पर जो निर्भरता है, उन्होंने इस बात में क्या कहा गया कि प्रकृति वातावरण पर निर्भरता स्वीकार नहीं। यानी उन्होंने क्या कहा कि प्रकृति पर हम निर्भर नहीं रह सकते। अगर प्रकृति की सुविधा नहीं है, जैसे कहीं सूखा हो रहा है तो हम जो है बोरिंग लगाकर जल प्राप्त कर सकते हैं, कृषि कार्य कर सकते हैं। हम प्रकृति द्वारा जो है बंधे हुए नहीं है कि प्रकृति हमें देगी तभी हम इनका प्रयोग करेंगे। इस चीज़ को मुख्य रूप से मानव, और उन्होंने क्या कहा था कि कई संभावनाएं छुपी होती हैं। यानी हम सिंपल कहें तो प्रकृति में
कई संभावनाएं छुपी हैं और मानव जो है छांट के द्वारा उनमें से उत्तम संभावनाओं को चुनता है। ठीक है, यानी संभावनाएं बहुत सारी हैं, लेकिन मानव क्या करता है, जो उसके लिए सबसे अधिक उत्तम है तो वो छांट के द्वारा, एक शब्द इसमें आता है ना, छांट के द्वारा। संभववाद का मतलब ये नहीं है कि प्रकृति को हमने पूरा कंट्रोल कर लिया, प्रकृति ने हमें संभावनाएं दी हैं, लेकिन मानव अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, विवेक का प्रयोग करके ये छांट कब करेगा, जब मानव अपनी बुद्धि का प्रयोग करेगा और विवेक का प्रयोग करेगा कि हमारे लिए क्या अच्छा है, और उस बुद्धि और विवेक के प्रयोग के द्वारा वो छांट करके उसका प्रयोग करता है, तो वो क्या कहलाता है, संभववाद। क्यों? क्योंकि मानव चाहता है कि विकास हो। ठीक है, अब संभव विचारधारा था, वो क्या था, जो संभववादी विचारधारा क्यों आई, सबसे बताती है कि ये विचारधारा आई क्यों। क्योंकि जब ये विचारधारा आई थी 20वीं शताब्दी में, उस समय पर जो निश्चयवादी विचारधारा थी, वो कट्टरपंथी पर आ गई थी। कट्टरपंथी शब्द क्या होता है कि उस समय पर बस एक ही चीज रखी जाती थी कि प्रकृति प्रबल है, प्रकृति एक नियंत्रण है, और प्रकृति के अंदर इतनी संभावनाएं नहीं है कि प्रकृति जो चाहे वो कर सकती है। वो इस तरह से इतनी कट्टरपंथी आ गई थी, निश्चयवाद को इतना अधिक समर्थन दिया जाने लगा था कि भूगोलवेत्ताओं के दिमाग में ये आने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रकृति ही हमें नियंत्रित करे, हमारे पास कोई, हमारा विवेक किसी काम का ना हो। इस चीज को ध्यान में रखते हुए फिर धीरे धीरे विचारधारा बदली, और जैसे जैसे संभावनाएं बढ़ी वैसे वैसे विचारधाराओं में बदलाव आया और संभववाद शुरू हुआ। ठीक है, अब संभव विचार तो किस कारण से, जिसका इस संभववाद विचारधारा आने का कारण क्या था, जिसमें पहला कारण था वैज्ञानिक प्रगति। संभववाद के विकास का कारण, जिसमें पहला क्या आता है, वैज्ञानिक प्रगति। यानी जैसे जैसे मानव ने वैज्ञानिक प्रगति की, विज्ञान के बारे में यानी नई नई खोजें आरंभ की, तो संभववाद को विकास अपने आप होने लगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे संभावनाएं बढ़ने लगी तो वैज्ञानिक प्रगति होगी, तो मानव जो प्रकृति का नियंत्रण कम होगा, तो वहाँ से ही संभववाद का शुरू हुआ था। ठीक है, और दूसरा, जब वातावरण वैज्ञानिक प्रगति हुई तो क्या होगा, मानव का प्रकृति पर नियंत्रण शुरू हुआ। ठीक है, मानव का प्रकृति पर नियंत्रण शुरू हुआ। ठीक है, अब वैज्ञानिक प्रगति हुई, फिर मानव का नियंत्रण शुरू हुआ, और फिर प्रकृति पर क्या हो गई, नियंत्रण के बाद में क्या होगा, प्रकृति पर विजय। यानी इसके बाद क्या हुआ, प्रकृति पर विजय प्राप्त हुई, और मानव ने ये देखने लगा कि हम प्रकृति को नियंत्रित कर सकते हैं, और इस कारण से संभववाद को और अधिक संभावना, और साथ में क्या हुआ कि सर्वत्र छांट की सुविधा। एक बात और आई कि सर्वत्र छांट की सुविधा, यानी उन्होंने ये माना कि सब जगह छांट की सुविधा है, और मानव जैसे चाहे वैसे अपनी सुविधा के अनुसार प्रयोग कर सकता है कि उसे कौन सी विचारधारा को या कौन सी प्रकृति के संभावनाओं को चुनना है। ठीक है, अब ये बात आती है कि संभववादी विचारधारा है वो किन किन भूगोलवेत्ताओं ने इसका समर्थन किया था, जिसमें पहला आता है हमारा फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता।
ठीक है। फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता में दो नाम तो अपने आप आ जाएंगे। पहला आ जाएगा हमारा फेब्रे, दूसरा आ गया हमारा ब्लास। क्यों आया? क्योंकि इन्होंने एक ने नाम दिया है। ये जो है एग्जाम के हिसाब से मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है। क्यों? क्योंकि बहुत बार पूछ लेते हैं कि ये विचारधारा किसने दी, तो उसमें हमें याद रखना पड़ता है कि जो शब्द दिया था फेब्रे ने दिया था और व्याख्या की थी वो ब्लास ने की थी। तो दोनों ही चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं और दोनों का ही अध्ययन याद रखना जरूरी है कि कौन कौन से थे। इसके अतिरिक्त ब्रूंज, डिमाजिया, जो अन्य भूगोलवेत्ता हैं जिन्होंने निश्चयवाद, फ्रांसीसी विचारधारा यानी कि फ्रांसीसी विचारधारा भी कभी कभी बोल देते हैं संभववाद को, तो जो भूगोलवेत्ता थे उन्होंने समर्थन दिया था डिमाजिया, ब्लेचार्ड, ईसा बोमेन। ये भूगोलवेत्ता प्रमुख हैं। वैसे तो बहुतों ने माना था, लेकिन इन्होंने अच्छे से उसकी व्याख्या की थी, इसीलिए इनके नाम मुख्य रूप से लिए जाते हैं। और एक और आते हैं हमारे कार्ल सावर, जिन्होंने इस चीज़ की बहुत अधिक व्याख्या की थी। इसके अतिरिक्त जो आते हैं हमारे दूसरे जो आते हैं वो होते हैं अमेरिकन भूगोलवेत्ता। जो अमेरिकन भूगोलवेत्ता हैं उनमें अमेरिका में जो है सैम्पल ने ले आकर निश्चयवाद को समर्थन दिया था। और इसके अतिरिक्त जो अन्य भूगोलवेत्ता थे उसमें पहले आते हैं हमारे ईसा बोमेन, कार्ल सावर। गलती से फ्रांसीसी में लिख दिया मैंने इसको, ईसा बोमेन और कार्ल सावर ये प्रमुख थे। मैं यही सोच रही थी कि भूगोलवेत्ता फ्रांसीसी थे, कहाँ पहुँच गए। ठीक है, ईसा बोमेन, कार्ल सावर, हर्बर्टसन और रॉक्सबी, ये भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने संभववादी विचारधारा को प्रमुख समर्थन दिया था और इस विचारधारा को मुख्य रूप से माना था। ठीक है, अब ये विचारधारा सबको क्लियर हो चुकी है। क्यों हुआ था कि परिवर्तन की विश्वास, क्योंकि इस विचारधारा के जो मुख्य तथ्य हैं वो क्या हैं वो बता देती हूँ मैं कि पहला जो तथ्य है, आवश्यक तथ्य कौन कौन से हैं। इसमें सबसे पहला आता है कि सार्वभौमिक एकता व परिवर्तन में विश्वास। सबसे पहली बात याद रखना, सिंपल अगर याद रखना है, परिवर्तन में विश्वास। ये शब्द क्यों इस्तेमाल किया, परिवर्तन में विश्वास? क्यों? क्योंकि जब तक मानव प्रगति नहीं करेगा, मानव विकास नहीं करेगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। और जब मानव प्रगति करेगा तो परिवर्तन करेगा ही। इसीलिए जो है यह संभववाद की तथ्य का मुख्य आता है हमारे परिवर्तन में विश्वास। ठीक है, दूसरा आता है वातावरण की शक्ति को स्वीकारना, लेकिन दूसरा जो पॉइंट आता है वातावरण की शक्ति को स्वीकारना, या सिंपल लिख देती हूँ मैं, स्वीकार लेकिन नियंत्रण नहीं। ठीक है, क्लियर है? क्यों? क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा, मैंने क्या कहा, छांट की सुविधा, सर्वत्र छांट की सुविधा। मानव प्रगति पर नियंत्रण तो है, लेकिन शक्ति तो है ना, शक्ति को स्वीकार रहे हैं कि हाँ प्रकृति है कोई चीज़ जो अपना प्रबल रूप दिखा सकती है, लेकिन हम उस पर कुछ हद तक नियंत्रण भी कर सकते हैं। मैंने शब्द इस्तेमाल किया है कुछ हद तक, ये ध्यान रखना, क्योंकि हर एक चीज़ को एक सीमा तक ही नियंत्रित किया जा सकता है, उसके बाद में नहीं नियंत्रित किया जा सकता। फिर क्या होगा, जैसे स्प्रिंग लेते हैं, स्प्रिंग को अगर हम दबाते हैं तो एक हद तक दबा सकते हैं, जब छोड़ोगे तो क्या होगा, बहुत तेज छल के बाहर आती है। तो वो प्राकृतिक उछलने को हम बोल सकते हैं प्राकृतिक प्रकोप। तो नियंत्रण
एक सीमा तक ही कर सकते हैं, उसके बाद में क्या होगा, प्राकृतिक प्रकोप शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए कहा है कि शक्ति को स्वीकारा है लेकिन नियंत्रण नहीं। ना तो प्रकृति नियंत्रण कर रही है, हम चाहें तो छाट से जितना चाहें उतना इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरा, मानव जो है अपनी आदतों से वातावरण पर नियंत्रण करता है, ठीक है। अब आदतों से कैसे नियंत्रण करता है कि वो जो चाहता है वो अपनी इच्छा से करता है। जैसे कि गर्मी के टाइम में, गर्मी का समय चल रहा है तो मानव एसी लगा लेता है, तो कमरों में तो क्या होगा, वो वातावरण पर नियंत्रण कर रहा है, ठीक है। और अगला है, मानव क्या है, एक क्रियाशील प्राणी है। ये सब मानते हैं, मानव अगर निष्क्रिय हो जाएगा तो कुछ काम का नहीं है। मानव क्रियाशील प्राणी है, और जब मानव क्रियाशील प्राणी है तो क्या होगा, वो वातावरण में परिवर्तन करता रहेगा। और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो शून्य में चला जाएगा। तो जब मानव क्रियाएं करेगा तो वातावरण परिवर्तन आएंगे, वातावरण पर परिवर्तन आएंगे तो मानव जो है प्रकृति द्वारा नियंत्रित नहीं होगा। यही संभववाद है। क्लियर है सबको? थैंक यू।